जय हिंद दोस्तों। तो आज चलिए फिर हम लोग मैथमेटिक्स का बिहार टीचर भर्ती बोर्ड का परीक्षा के लिए सेट लगाते हैं। इससे पहले आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हमारा गाइडलाइन का परिवार आप लोगों के सहयोग से जो है 500 का अधिकृत परिवार हो चुका है। तो इसके लिए हार्दिक धन्यवाद आप लोगों का, और इसी तरह से आप लोग सहयोग करते रहिए ताकि हम जो है आप लोग के लिए और भी बेहतर करते रहें। तो चलिए हम लोग सेट को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक बढ़ई एक अलमारी को 60 घंटे में बनाता है, 15 घंटे बाद वह विराम लेता है। अलमारी का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है? ये समझिए टाइम एंड वर्क का ही हिसाब है। तो एक बढ़ई एक अलमारी को 60 घंटे में बनाता है, 15 घंटे बाद वह विराम लेता है, अर्थात 15 घंटे वह काम कर चुका है। तो वही पूछता है कि अलमारी का कितना भाग अभी बनाना बाकी है। तो 60 घंटे में वो चूंकि अलमारी को फिनिश करेगा, तो 15 घंटे के बाद वो विराम ले लिया, तो अर्थात हमारे पास क्या हो गया, 60 घंटे माइनस 15 घंटे, यानी कि हो गया 45, 5 50 10 60, 45 घंटे और उसको काम करना है। तो 45 घंटे और काम करना है, तो अभी वही देखना है कि 45 घंटे में वो कितना भाग अभी बनाना बाकी रह गया। तो 60 घंटे में ये क्या करता है, 60 घंटे में एक भाग बनाएगा, है ना, एक भाग बनाता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इतना लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, इसलिए एक घंटे में वो कितना बनाएगा, 1/60 भाग बनाएगा। इसलिए अब वो चूंकि 15 घंटे काम कर चुका है, 45 घंटा अब उसके पास शेष रह गया, तो 45 घंटे में वो कितना भाग बनाएगा। तो 45 घंटे में जो बनाएगा 1/60 गुने 45, अर्थात 15 चौके 60, 15 45, यानी जो बनाना शेष रह गया 3/4 भाग, अर्थात 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पचे 20, यानी 0.75 जो है भाग बनाना बाकी रह गया। इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु है। डी बी सी के समानांतर है। यदि ए डी डी बी और डी ई की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई क्या है? देखिए, ये है क्या, एक त्रिभुज है और उस पर कोई दो बिंदु है। चलिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा ए बी सी त्रिभुज हो गया, और इसी पे कहता है क्या, एसी पर स्थित, एसी पर स्थित बिंदु है क्या, डी और ई। डी और ई जो है हमारा एसी पे स्थित बिंदु है। एसी भुजा हमारा ये है, और यही डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। तो डी कहाँ है, ए बी भुजा, तो ए बी भुजा हमारा ये हुआ, ए बी भुजा ये हमारा है। तो इस पर डी बिंदु है और इस पर क्या है, ई बिंदु है ना। ये बिंदु ई है और ये डी है, और इसको हम लोग मिला दिए यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा डी ई लाइन हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है, जो है डी ई बी सी के समानांतर है। ध्यान दीजिएगा, डी ई जो है ये बी सी के समानांतर है। ये देखिए समानांतर हो गया, ये दोनों भुजा आमने सामने है। ठीक है, डी ई बी सी के समानांतर है। यदि ए डी डी बी और डी ई की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 5, ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ए डी ये है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है, डी वी, तो डी बी यानी ये डी बी आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जो है डी ई की लंबाई क्रमशः इतना इतना 6 सेंटीमीटर क्या है, डी ई, डी और ई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या, डी समानांतर जो है बी सी के है, तो इसलिए त्रिभुज क्या होगा, ए डी या ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा क्या, ए डी ई के, ए डी ई के। ठीक है, इसलिए त्रिभुज क्या है, डी समानांतर बी सी के, तो ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा ए डी ई के। ये सब थ्योरम है, आप लोग आगे पढ़े भी होंगे। अब चलिए, अब क्या कहता है, अब हम लोग हिसाब पे आते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए डी बराबर डी बी है ना, और डी बराबर बी सी, अर्थात ए डी बटे
ए डी बटे डी बी बराबर क्या होगा, डी बटे बी सी। यही आपको बी सी निकालना है। तो ए डी का मान आपके पास दिया हुआ है, कितना है, 10 है, और डी बी का मान आपका या बी डी का मान 5 सेंटीमीटर है, और बराबर डी का मान आपके पास 6 सेंटीमीटर है, और बी सी का मान वो पूछ रहा है। तो इस तरह से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, अर्थात इसलिए बी सी का मान आपके पास निकल के क्या आया, 3 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए, तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन सी, सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चूंकि समझ चुके होंगे बातें, इसमें है कुछ नहीं ज़्यादा। चलिए देखिए, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 75% वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 5 वर्षों में क्या 75% की वृद्धि हुआ, यानी ये आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज एसआई बराबर आप लोग जानते होंगे RT% होता है, ठीक है। तो एसआई हमारा दिया हुआ है 75% बराबर आर का वैल्यू हमको निकालना है, टी का मान दिया हुआ है 5, ठीक है, और परसेंट हो गया। तो 5 से कट गया, ये 15 हो गया, अर्थात आर बराबर आपका निकल गया 15%। अब जब 15% निकल गया, तो अब जो है यहाँ पे क्या कहता है, उसी दर पर, दर हमारा पता हो गया, 2 वर्षों में 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। तो इसका एक हम लोग 2 वर्षों के लिए पैटर्न होता है क्या, 2R और R², ठीक है। इसी पैटर्न पे रेट हम लोग निकाल लेते हैं 2 वर्षों का। तो हम लोग क्या होगा, तो 15 225, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 ही अंक, और ये 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब 15 को फिर 2R से गुना कीजिएगा, 30 और 2 32, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग लगा देते हैं, 32.25। ये कैसे होता है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, तब आप लोग समझ पाइएगा। 32.25% ये हमारा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका 15% की रेट से, ठीक है। तो अब हमारा जो है 40,000 का जो है ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 40,000 गुने 32.25% का मतलब 100 हो जाएगा, और ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 4 जीरो से हमारा 4 जीरो खत्म हो जाएगा, और 4 से इसको गुना कर दीजिए, तो 4 25 100, यानी कि 2 जीरो, 4 दूना 8, 1 9 9, 4 तिया 12 के 12, यानी ये हमारा 12,900 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। क्या, तो 15% रेट से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 40,000 रुपये का जो है 12,900 रुपये होगा। इस तरह से ऑप्शन आपका कौन जाएगा, सी, सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1/2, 2/5, 4/7 और 16/7 का लॉस ज्ञात करें। तो देखिए, जो भी संख्या लॉस और मोसो, बटे का लॉस और मोसो निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, लॉस। तो ये लिखिए, और बटे में फिर उसका उल्टा लिख दीजिए, मोसो। अगर लॉस निकालने कहे तो सबसे पहले हमको लॉसो लिखना है, और उसके बाद बटे मोसो। अगर मोसो निकालने के लिए कहे तो जो निकालने के लिए कहे वो पहले लिखिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। जो निकालने के लिए कहे उसको पहले लिखेंगे, और जो उसका उल्टा बटे में कर देंगे। तो अगर मोसो निकालने का था तो मोसो पहले लिखते, और उसके बाद उसका उल्टा लोसो कर देते। तो यहाँ 1 2 4 6, 1 2 4 6 का जो है लोसो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी की संख्या क्या है, 6, 6 में 2 है, 1 है, लेकिन 4 नहीं है, तो 2 तिया 6, यानी 2 दूनी 4, इसका जो है क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 लोसो हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 2 5 7 17, ये क्या है, सभी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो इस तरह से लोसो बटे मोसो, यानी लोसो इसका निकल के जो आएगा 12 आएगा। तो इस तरह से 12 आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई फॉर एक्सेलेंट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। समझ में बातें आ गई होगी। 2 4 6 का लोसो 12 हो जाएगा, 2 5 7 17 का मोसो हम लोग को निकालना है। तो ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है, इसलिए जो है मोसो हम लिख दिए बटे में, और ये क्या हो गया, 12/1 मतलब 12। चलिए आगे के क्वेश्चन पे देखते हैं। 16,000 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती हो तो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 16,000 रुपये की धनराशि 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पे जो है आपको सीआई पूछ रहा है। तो और वहाँ पे है ब्याज क्या, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि हमको वर्ष में 2 बार ब्याज लेना है। तो इस कंडीशन में जो है वर्ष पे 2 बार ब्याज लीजिएगा, और रेट क्या है 10% है, तो 2 बार लेने का बाद मतलब हुआ कि 55% 2 बार लेना होगा। तो इस कारण से ब्याज हमारा क्या है, आधा हो जाता है, और समय दुगना हो जाता है।
क्योंकि वही रेट है और उसको हम क्या है 2 बार लेंगे वर्ष में, तो 2 बार लेंगे तो समय क्या हो गया, दुगना हो गया, और रेट क्या है हम लोग का आधा हो जाता है। तो अर्धवार्षिक में जो है हमारा टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो 1.5 का 2 गुना कीजिएगा तो ये हमारा 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और जो है रेट हमारा आर जो हो जाएगा ये हमारा 10% से 5% हो जाएगा। ठीक है, अब 3 वर्षों के लिए एक पैटर्न होता है हम लोग के पास, क्या होता है 3R और 3R² और आर क्यू। ठीक है, आर पर पावर क्यू, इसी पैटर्न से हम लोग डायरेक्ट टू रेट इफेक्टिव निकाल देते हैं। क्या इफेक्ट होगा 3 वर्षों के लिए 5%, तो 5% पर 5 25 50 125 होगा, लिखेंगे 25, 2 ही अंक लिखेंगे, एक जो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसके पास। अब 5 25 25 दिया 75, एक 76 हमारा हो गया यहाँ पे क्या 76, 5 को स्क्वायर किए 25, अब 3 से गुना किए 75 और एक 76, एक कैरी रहा तो 76 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 5 दिया 15, और ये जो पहला अंक होता है उसके बाद जितना भी अंक आता है वो सभी दशमलव में लिखाता है, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो इसका मतलब हुआ 3 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 5% के रेट से हमारा 15.7625% निकल गया। ठीक है, 3 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 15.7625% निकल गया। अब निकालना कितना है 16,000 रुपये की राशि का, तो 16,000 रुपये की राशि का, तो 16,000 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 16,000 गुने 15.76, 2 ही अंक लीजिए बटे 100। ठीक है, अब ये दशमलव हट जाएगा तो ये हमारा 2 जीरो और हो जाएगा, तो इससे होगा क्या 3 जीरो, हमारा 3 जीरो खत्म हो जाएगा, और इसको 16 से गुना कर दीजिए तो 16 छक 96 के 6, बाकी हाथ में 9, 16 सत्ते 72 से 112, 8 20 1 21 के 1, बाकी हाथ में कितना रह गया 121, बाकी हाथ में 12 रह गया, 16 5 80, 10 90, 2 92 के 2, बाकी हाथ में कितना रह गया 9, 16 का 16 9 25, और चूंकि 10 है यहाँ पे तो इसलिए एक अंक के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, यानी 2521 है ना .60, यानी 2,521 रुपये 60 पैसे, इतना रुपया हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकल के आया। CI आपका निकल के आया 2,521 रुपये 60 पैसे। चूंकि वो 25 अगर लेते तो ये भी पूरा पूरी हो जाता। इस तरह से आपका जो है ऑप्शन जो जाएगा बी जाएगा, बेस्ट ऑफ लक, यानी ऑप्शन बी के नज़दीक ये जा रहा है, इसलिए बी नंबर आपका होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। इसको सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं, तो सक्सेसिव से निकालने के लिए 5% को आपको क्या करना पड़ेगा, 5% को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो 5% का फ्रैक्शन होता है 20, ठीक है, और 1/20 होगा, है ना, 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो 20 से जो है हमारा धन क्या हो गया 21 हो गया, और ये 20, 21/20। तो इस तरह से हम लोग कितना 3 वर्षों का सक्सेसिव लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 से हमारा क्या होगा 21, 20 से हमारा 21 हो गया, 3 वर्षों तक ये चलेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 8,000। ठीक है, अनुपात 21 441 को कीजिएगा 21 से गुना तो शायद 9261 निकलेगा आपको। ठीक है, तो 9261, तो 8,000 रुपये ये क्या है मूलधन है, और मिश्रधन हमारा कितना 9261 हो गया। तो इसको जो है अगर 9261 में 8,000 घट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1,261 रुपये। ठीक है, अब ये क्या निकला, तो ये हमारा CI निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला 9261। ये सक्सेसिव मेथड है, देख लीजिए दोनों। तो 9261 हमारा जो निकला 9261 निकला मिश्रधन, और मिश्रधन में मूलधन घटा दिए तो 1,261 रुपया 3 वर्षों का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अब पूछ क्या रहा है, तो वो पूछ रहा है कि ब्याज की गणना कीजिए कितना 16,000 राशि पे। 16,000 हमारा मूलधन है, तो मूलधन जो है 16,000, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए तो 8,000 हो गया, है ना, अनुपात में ये, और गुना कितना से CI निकालना है हमको, तो 1,261 से गुना कर दीजिए तो ये हमारा 3 जीरो खत्म हो जाएगा, और ये 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, और 2 छक 12 के 2, 12 दूना 24 1 25, यानी 2,522 रुपये यहाँ से भी चक्रवृद्धि ब्याज आपका पास निकल के आया। तो इस तरह से जो मेथड आपको अच्छा लगे उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता, मशीन का क्रय मूल्य क्या है।
ये भी आसान चीज़ है, कुछ है नहीं ज़्यादा। 50 लाख रुपए में घाटे में बेचा, यदि उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना है। ठीक है, घाटा मतलब हानि। अब देखिए यहाँ पे हानि और लाभ में क्या रिलेशन है। तो हानि अगर पहले x रुपया होता तो बाद में लाभ वो क्या होता, 7x हो जाता। यही है उसका कहने का क्वेश्चन का अर्थ, है ना। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ क्या होता, पूर्व के घाटे का 7 गुना होता। तो पूर्व का घाटा हमारा x रुपया था तो लाभ हमारा 7x रुपया होता। और जो है क्या है, 60 लाख में बेचा। अब इसको इसका मेन है कि 7x में से x घटा दीजिएगा तो डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। 50 लाख रुपए में घाटे में बेचता है तो x रुपया हानि है, तो यहाँ हमारा दोनों तरफ क्रय मूल हमारे पास क्या होगा, समान होगा। क्रय मूल कभी घटता या बढ़ता नहीं है। तो क्रय मूल हम लोग निकाल देते हैं। तो घाटे में जब बेचेगा तो हानि में जब बेचेगा तो हमारा क्या होगा, विक्रय मूल जोड़ हानि, ये हमारा क्रय मूल हो जाएगा, है ना। विक्रय मूल क्या था, 50 लाख, ये लाख अभी मान के चलिएगा, इसको हम लोग पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये लाख है, 50 लाख। ठीक है, इसको लाख में रखिए। 50 लाख प्लस x रुपया हानि हुआ, तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया, हमारा क्रय मूल हो गया। और यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल 60 लाख है और लाभ उसका 7x है। तो क्रय मूल जब निकालेंगे तो 60 लाख माइनस 7x रुपया जो है हमारा क्रय मूल यहाँ निकल जाएगा। दोनों तरफ क्रय मूल आपका बैलेंस हो गया। इस तरह से आप जो है क्या कीजिए, 7x को इधर ले आइए तो x प्लस 7x बराबर 60 माइनस 50 अर्थात 8x बराबर 10 लाख। इसलिए x बराबर क्या हो गया, 10/8 लाख, अर्थात 2 चौके 8, 2 पचे 10, अर्थात 5/4 लाख, अर्थात 4 एकम 4 और कितना रह गया, 1 4 दूना 8, 2 10, 4 पचे 20, 1.25 लाख रुपया x का मान निकल गया। x का मान हमारे पास क्या निकल गया, 1.25 लाख रुपये। तो x का वैल्यू यहाँ भी रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं, तो 50 लाख में से 1.25 लाख हम लोग जोड़ देते हैं। तो 1.25 लाख जोड़ देंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य निकल के क्या आएगा, 51.25 लाख। यही आपका रिजल्ट हो गया, उत्तर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए फॉर एक्सेलेंट, सॉरी ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए, यदि p बराबर 36 माइनस 2 20 प्लस 1/2 भाग 4 गुने 3 माइनस 2 गुने 3 प्लस 10, तो p का दोगुना। ये सिंप्लीफिकेशन है, आप आराम से निकाल दीजिए, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन तो 4 दिया, ये 12 हो जाएगा, 3 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे निकाल दीजिए, 36 माइनस 2 कर दीजिए, यहाँ पे 36 माइनस 2, अब गुने में है ये, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आप गुना कर देना है, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 20 प्लस ये हो जाएगा 9 और माइनस 4 और प्लस 10। ठीक है, ये हो गया। तो 36 माइनस ये अब क्या हो, 9 में से 4 के 20 5 25 हो गया, 25 दूना ये 50 हो जाएगा, प्लस 10 अर्थात 36 और 10 46, यानी कि माइनस का निकल जाएगा आपके पास कितना, 4, माइनस का 4 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर डाउट क्लियर। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ बोर्ड मास का उपयोग कीजिएगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीपुल, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसका उपयोग हमेशा जब भी सिंप्लीफिकेशन आवे, जोड़ घटाव का सिंप्लीफिकेशन आवे, तो इसका उपयोग हमेशा कीजिएगा। तो इसलिए हम यहाँ इसका उपयोग किए। सबसे पहले भाग का क्रिया किए, 4 तिया 12, 3 से काट दिए। अब ये 3 गुना 3 माइनस 2 गुने 2 हो गया, तो सबसे पहले गुना का क्रिया करेंगे, 3 तिया 9 कर दिए, 2 दूनी 4 कर दिए। अब जो है ब्रैकेट का क्रिया सबसे पहले करेंगे, तो ये क्या है, 2 गुने इतना है, तो 9 में से 4 जाएगा 5, 20 5 25 होगा, ये फिर गुना में आ गया, तो 25 गुने 2 कीजिएगा, 50 हो जाएगा। तो अब जो 36 10 46 हो गया, और 46 प्लस में है और 50 माइनस में है, तो इसलिए आपका माइनस का 4 बच गया। चलिए आगे चलते हैं। एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। उसी दर पर उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था कितने दिनों तक उपयोग की जा सकती है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जो है मैन डे वर्क पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, ऐसा जब भी रहे तो जो है क्या है, मैन डे आवर है ना, इसमें ये चीज़ ये याद रखिए, MDH को हमेशा याद रखिए, मैन डे आवर। और इसके बराबर क्या होता है, अगर M1 यहाँ लगा दीजिएगा तो यहाँ M2 D2
H2 और वटे वर्क भी होता है इसमें W1 बटे W2, यानी MDH मसाला को हमेशा याद रखिए। तो ये आपका हिसाब है। M फॉर मैन हो गया, D फॉर दिन हो गया, H फॉर आवर हो गया। ये जो भी चीज़ें रहे इसमें इनपुट कीजिए। ये जो है पहले का डाटा है और ये निकालने वाला डाटा होता है दाहिने तरफ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी 10 दिन बाद। तो अर्थात 60 पुरुष जो है मैन हमारा क्या है, M1 का मान यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। M1 60 था और 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन 10 दिन बाद। तो 10 दिन डेज हमारा कितना था, 35 था, लेकिन 10 दिन के बाद अर्थात 10 दिन इसका उपयोग ये लोग कर चुका। अब हमारे पास 60 आदमी के लिए 25 दिन का जो है कोई भी उपभोग करने की व्यवस्था है। चूंकि 10 दिन तो उपभोग कर चुका है, तो अब हमारे पास 60 आदमी के लिए 25 दिन का ही उपभोग करने की व्यवस्था है। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। तो 15 पुरुष और आ गए तो M2 का मतलब है क्या हो गया, 15 और आ गया। तो पहले कितने से था, 60 पहले से था ऑलरेडी, और 15 और आ गया। तो अब हमारे पास टोटल हो गया 75। और यही 75 पुरुष का कहता है कि उपभोग करने के से उसी दर पे रहे, सभी चीज़ उतने ही करे। लेकिन ये अब 75 आ गया तो अब कितना दिन चलेगा, पहले चलना था 25 दिन, लेकिन अब जब 75 पुरुष आ गया तो कितना दिन चलेगा। तो अब इसी फॉर्मूले पे लगा देंगे, मैन गुने डे। तो 60 गुने 25, बाकी चीज़ें है नहीं तो नहीं है, तो जो चीज़ें नहीं है आप नहीं लिखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या 75 आदमी हो गया, और ये डे कितना दिन चलेगा, यानी D2 का मान आपका खोज रहा है। ठीक है, बातें समझ रहे हो। पहले 60 दिन का 60 आदमी था और 35 दिन का था, लेकिन 10 दिन उपयोग कर लिया। 10 दिन के बाद जो आया तो ये शेष दिन बच गया 25 दिन। तो 60 आदमी के लिए 25 दिन का अब कोई भी खुराक है या व्यवस्था है। अब क्या किया, तो 10 दिन के बाद क्या आदमी आया, 15 आदमी आ गया। तो 60 आदमी और प्लस 15 आदमी टोटल हो गया 75 आदमी। अब खाना था 60 आदमी के लिए 25 दिन का व्यवस्था था, लेकिन अब 75 आदमी आ गया तो उसका व्यवस्था क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और ठीक है, तो अब यहाँ से 25 तिया 75 और 3 20 60, अर्थात D2 का मान आपके पास निकल के आया क्या, यानी 20 दिन तक वो व्यवस्था अब चलेगा। बिल्कुल सही है, पहले 25 दिन चलना था लेकिन अब 20 दिन चलेगा, चूंकि आदमी बढ़ गया। तो चलिए, ये हमारा ऑप्शन आ गया ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगला, यदि 4pxy बराबर x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस x माइनस 2y का स्क्वायर है तो p का मान क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या होगा, 4pxy बराबर x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2xy, x के जगह पे x है और y के जगह पे क्या है 2y है। अब प्लस b स्क्वायर होता है x या y स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद माइनस क्या है x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस 2xy, तो माइनस जब होगा तो 2xy, तो ये माइनस हेल करके क्या हो जाएगा, फिर प्लस कर देगा। चलिए एक बार हम लोग आपको लिख के समझा देते हैं, ऐसे बातें समझ में नहीं आएगा। x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy, x का मान x और y के जगह पे 2y, अब प्लस फिर होगा 2y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला उपयोग कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर कर दीजिए, तो माइनस को अंदर करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, माइनस क्या करिए, इस माइनस को अंदर कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और माइनस फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 2 दूनी 4xy, और फिर ये माइनस आकर के इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा 4y स्क्वायर। बस यही आपको करना है। अब देखिए, जो कटता है उसको काट दीजिए और जो बचता है उसको रख लीजिए। तो 4y या एक्स स्क्वायर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, खत्म हो गया। 4y स्क्वायर प्लस और 4y स्क्वायर माइनस, खत्म हो गया। अब हमारे पास बच गया क्या, ये हमारा बच गया आपका 4xy और 4xy, 8xy हमारे पास बच गया। यहाँ क्या है 4pxy, तो इस तरह से xy से xy खत्म हो गया और 4 से 4 दूनी 8 खत्म हो गया। ठीक है, तो p का मान क्या हो गया 2, तो p का दुगुना, तो p का 1p का मान 1 है, तो 2p का मान क्या हो जाएगा, 2p बराबर 2 गुना 2 अर्थात 4, यही हमारा हो गया। तो p का है, तो p का ही मान खोज रहा है ना, तो चलिए p का ही मान खोज रहा है, तो यहाँ पे ठीक है निकल गया।
दुगना नहीं खोज रहा है। पी का मान 2 हो गया आपका, यही रिजल्ट हो गया। डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन है, ये कोई खास बात नहीं है। आगे चलते हैं। यदि गिरीलाल का वेतन हरिराम के वेतन से 11/7 गुना है और शेखर का वेतन हरिराम के वेतन से 3/4 गुना है, तो गिरीलाल के वेतन शेखर के वेतन के से अनुपात क्या है? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब है। देखिए क्या, चलिए गिरीलाल का वेतन हरिराम, तो गिरीलाल का है हरिराम के वेतन का क्या है? 11/7 गुना है, 11/7, अर्थात G/H बराबर निकल के आएगा 11/7। ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे? शेखर का वेतन हरिराम के वेतन से इतना है, तो शेखर बराबर हरिराम का वेतन का क्या है? 3/4, ये निकल के आया। तो यहाँ से S/H बराबर हमारे पास निकल के क्या आया? 3/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। ठीक है। अगर दोनों जगह H है तो दोनों जगह H का मान समान होना चाहिए, तो इसका मान समान कर दीजिए और कुछ नहीं है इसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब है। तो 7 से कितना, यहाँ पे 4 से गुना, तो ऊपर में भी 4 से, और यहाँ 7 से, और यहाँ 7 से। दोनों जो है H का मान बराबर करने के लिए तो 4 और 7 का एलसीएम ले लीजिएगा, ये इसे भी कर सकते हैं। तो 28 हो गया, तो 7 चौके 28, 4 सते 28। इसलिए आपके पास निकल के क्या आ जाएगा? GH बराबर क्या हो जाएगा? या तो डायरेक्ट आप लिखिए, इतना लिखने से क्या फ़ायदा है? G/H अनुपात S क्या हो जाएगा? तो G का मान 11/44, अनुपात H का मान 28, अनुपात S का मान 21। अब जो है जिसका पूछे उसको बता देना है। रेशियो है गिरीलाल के वेतन का शेखर के वेतन से, अनुपात क्या होगा? किससे? देखिए, जिससे से का के की पूछे उसको नीचे रखना है। तो किससे? शेखर से, तो S का मान नीचे रहेगा, है ना। गिरीलाल का वेतन का शेखर के वेतन से, तो वेतन से तो शेखर के वेतन से शेखर नीचे रहेगा और गिरीलाल ऊपर हो जाएगा। तो G/S अर्थात 44/21, 44/21। ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% का नुकसान होता है। यदि वह सूची मूल्य पर 10% छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कोई भी व्यापार करते हैं तो सबसे पहले क्या, क्रय मूल्य पहले खरीदते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला को याद रखने के लिए क्रय मूल्य पहले खरीदेंगे, क्रय मूल्य, उसके बाद क्या करेंगे, उस पर प्राइस लगाएंगे, MP लगाएंगे, मार्क प्राइड। ठीक है। उस खरीदे, उसके बाद मार्क प्राइड लगाए, CP/MP बराबर, तब जो है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1, और फिर विक्रय मूल्य 2, SP1/SP2। अर्थात पहला विक्रय मूल्य जो है MP पे, मार्क प्राइड पे जो हम लोग छूट दे देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, है ना, उसका ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है। और दूसरा विक्रय मूल्य जो हम लोग क्रय मूल्य पे लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस लेते हैं, उसका जो है ये विक्रय मूल्य है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला विक्रय मूल्य पहले क्या होगा, हम लोग खरीदेंगे, उसके बाद मार्क लगाएंगे, उसके बाद क्या है, डिस्काउंट देंगे, है ना। डिस्काउंट देने के बाद तब हम लोग लाभ हानि का गणना करेंगे अपने क्रय मूल्य पे। यही सिस्टम है यहाँ पे, याद रखने का ये तरीका है, हम बता रहे हैं। पहले हम लोग माल क्या है खरीदेंगे, तो खरीदेंगे क्या, मेरा क्रय मूल्य हो गया, उस पर मार्क प्राइड लगाएंगे, मार्क प्राइड लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य बेचने के बाद फिर दूसरा विक्रय मूल्य से हम लोग तुलना करेंगे, अपने क्रय मूल्य से प्रॉफिट एंड लॉस का जो तुलना करेंगे, यही चीज़ है। तो CP/MP बराबर SP1/SP2, इसी पे हम लोग निकाल दीजिए। तो अब निकाल देंगे तो क्या होगा, क्रय मूल्य जो है हमारा हमेशा 100% होता है, तो 100 मान के चलेंगे। MP हमें पता नहीं है, MP को निकालना है यहाँ पे। SP1, तो SP1 क्या है, 20% की छूट दिए, मार्क प्राइड पे डिस्काउंट, तो यही SP1 हुआ। तो मार्क प्राइड पे डिस्काउंट देने का 20% का मतलब है 80 रुपये, और जो है सेलिंग प्राइस 2 यानी क्रय मूल्य पे जो है 16% का नुकसान होता है, तो नुकसान होने का मतलब है ये इसका 84 रुपया आ गया। अब जो है यहाँ से MP निकाल दीजिए। तो MP निकालने के बाद 1 0 1 0 काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, या 20 पचे 100, 20 चौक 80, ऐसे भी काट सकते हैं। 21 चौक 84, 21 पचे 75 से MP का मान आपके निकल के आ गया 105। मार्क प्राइड हमारा क्या हो गया, 105 रुपया हम जो है मार्क प्राइड रखा था, ये निकल के आ गया। अब क्या कहता है, यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट देता, तो सूची मूल्य पे 10% छूट देने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 105 का 10% निकाल दीजिएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -10 रुपये 50 पैसे, यही होगा।
105 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से निकाल के देख लीजिए आप, अगर वैसी बात है तो 105 का 10%, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 10 से भाग दीजिएगा, तो 10 रुपया 50 पैसा आपका ये डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट निकल गया, डिस्काउंट का मान जो है 10 रुपये 50 पैसा। एक तो सेलिंग प्राइस का मार्क प्राइस हमारा 105 है, तो सेलिंग प्राइस हमारा जो है बाद में जो है हमने गौर किया कि जो है हमको उतना डिस्काउंट नहीं देना था, डिस्काउंट हमको कम देना था, तो कम डिस्काउंट देते तो 10% अगर डिस्काउंट देते तो हमको जो है क्या होता, 105 रुपया में जो है 10 रुपया 50 पैसा डिस्काउंट दे देते, तो हमारे पास बचता कितना, तो 100 में 10 के 90 और तो यानी कि जो है 94 रुपये 50 पैसा, ठीक है। तो उसको हम लोग बेच देते, ठीक है। तो 94 रुपया 50 पैसा में बेच देते, लेकिन हमारा सीपी कितना था, 100 था, तो सीपी हमारा क्या था, 100 था, तो इसलिए घाटा फिर भी होता। तो घाटा कितना होता, तो घाटा हमारा जो निकल के आता 100 में 95 जाएगा 5, यानी कि जो है हमारे पास घाटा निकल के आता 5 रुपये 50 पैसे। घाटा क्या हुआ, 100 माइनस 94 रुपये 50 पैसे बराबर 5 रुपये 50 पैसे हम लोग को घाटा हो जाता, यानी 5 रुपये 50 पैसे का मतलब 5.5%। चूंकि 100 रुपये पे है, तो 100 रुपये पे 5 रुपये 50 पैसे का घाटा हुआ, हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत बराबर 5.5%। तो इस तरह से ऑप्शन आपका आ जाएगा सी फॉर चैलेंज फॉर, सॉरी लाभ नहीं, ये जाएगा आपका क्या, आपका ऑप्शन जाएगा हानि, ऑप्शन जाएगा 5% हानि, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए बातें समझ गए होंगे, कोई खास बात इसमें को देखते हैं। एक अर्धगोले के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल 2772 वर्ग सेंटीमीटर, आयतन 19404 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, है ना। तो गोले का पूरा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो आधा गोला का यानी कि 2/3 पाई आर क्यू होगा, ठीक है। और जो है क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा गोला है तो आधा का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो आयतन क्या है हमारा 19404 दिया हुआ है, ठीक है। अब बटे 2772 कर दीजिए यहाँ पे, अब जो करता है वो काट दीजिए। देखिए 2 पाई से यहाँ 2 पाई खत्म हो जाएगा, आर पर पावर 2 है, आर पर पावर 3 है, एक आर यहाँ पे बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 7 दूना 14 के 4, 7 सते 49, 1 50 के 0, बाकी में 5, 7 सते 49 और 5 54, यानी 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना 14 5 19, ये 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, r/3 बराबर 7, इसलिए r बराबर हमारे पास क्या निकल के आया 7 21, r का मान जो हमारे पास निकल के आया 21 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे आप चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन को एक क्रिकेट मैच के पहले 26 ओवर में रन रेट 5.4 रन ओवर था, शेष 24 ओवरों में 294 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। चलिए देखते हैं। 26 ओवर में क्या है रन रेट 5.4 रन ओवर प्रति था, तो इसका मतलब 26 ओवर में कितना रन टोटल हो गया 5.4, 26 गुने 5.4 कर देंगे तो कुल रन हमारा निकल जाएगा। तो ये गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 140.4 रन, ठीक है, ये हो गया। अब 26 ओवर में कोई जो है 140.4 रन बनाया और आगे कहता है कि 24 ओवर में 294 रन और बनाना है शेष 24 ओवर में, तो रेट हमको रन रेट क्या रखना है। तो 294 रन बनाने के लिए 140.4 रन बना चुका है, तो 294 रन अब माइनस 140.4 रन, तो ये माइनस कर दीजिएगा तो हमारे पास निकल के क्या आएगा 3 और 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया, 153.6 रन और बनाना है। यानी कि क्या है 26 ओवर तक 140.4 रन बनाया और जो है शेष 24 ओवर में 294 रन और बनाना है, ठीक है। तो शेष 24 ओवर में 294 रन बनाना है टोटल मिला करके, तो 294 में से 140.4 रन निकाल दीजिएगा तो 153.6 रन और बनाना है शेष ओवर में। तो यहाँ शेष ओवर में बनाने के लिए तो इसको अब रन रेट क्या होगा, तो इसको फिर 24 से हम लोग भाग कर देंगे। 24 से भाग करने के बाद ये दशमलव हटा दीजिए, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको 24 से काट दीजिए, 24 छक 144, 24 चौक 96, यानी कि हमारा क्या निकल के आएगा 64/10, अर्थात 64/10, यानी कि हमारा रन रेट जो है शेष 24 ओवर में बनाना होगा 6.4 रन
प्रति ओवर, प्रति ओवर। यही आपका रन रेट शेष 24 ओवर में ले जाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो चलिए, कुछ नहीं, ये 100 है किसी वस्तु का मूल्य और इसमें 3% का कमी कर दिया, तो 3% कमी करने का मतलब 97 हो गया इसका मूल्य, है ना। अब जो है फिर हमको क्या है, इसको 100 पे लाना है, तो 100 पे लाने के लिए हमको कितना +3 और करना हो, 97 3 100, अर्थात 3 की वृद्धि कितने में करना है, तो 97 में करना है ना। और कि प्रतिशत में तो 100 से गुना, अर्थात ये 300/97 आपका आ जाएगा, अर्थात ये 3 7 21 29 27 28 29, मतलब 3% के लमसम 3.09 ये कुछ होगा, 3% के लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए, ठीक है। चलिए, जब दो रेलगाड़ी क्रम से 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा से चल रही तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए, ये भी कुछ नहीं है, पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, आप जानते हैं। तो दोनों विपरीत दिशा से चल रहा है तो दोनों का जो है क्या होगा, चाल जुट जाएगा, ठीक है। और बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है तो बैठे व्यक्ति का पार कर रहा है तो व्यक्ति का अपना कोई लेंथ होगा नहीं, इसलिए जो है पार करने में लगा समय बराबर 15 सेकेंड। और दूरी जो है तो रेलगाड़ी की वही दूरी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की दूरी मान लीजिए x है, और जो है चाल का योग हो जाएगा तो 40 30 70 2 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, इसको फिर मीटर पर सेकंड में बनाइएगा तो 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से, ये 5/18 से गुना किए तो ये गुना हमारा क्या है, 18 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, गुना 18 ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा x × 18 बटे 72 × 5। अब काट दिए, 18 चौक 72, ठीक है, और 5 चौके 20 × 15, अर्थात हमारा x का मान निकल के आया 300 मीटर, यानी कि जो लंबाई होगी गाड़ी की 300 मीटर। C4 चैलेंज फॉर यू। चलिए आगे चलते। 24 B² C द्वारा 144 AQ BQ CQ को विभाजित करने पर हमें प्राप्त होगा। चलिए ये भाग दे करके देख लीजिए, ठीक है। 24 B² C को क्या है, भाग दे, 24 B² C से भाग देना है 144 AQ BQ और CQ में। अब देखिए 24 छक 44 से 6 मरते तो लगेगा, 6 देखिए किस किस में है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बचेगा ए और डी। अब चलिए, चूंकि ई है तो इसलिए हमको चेक करना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, तो B² C है, एक क्यू है नहीं तो ए क्यू लेंगे, तो ए क्यू से पहले गुना करना पड़ेगा। B² C है तो B² C का मतलब जो है एक बी से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा तो बी क्यू निकलेगा, और सी यहाँ पे है, यहाँ पे सी क्यू है तो एक C² हमको और लेना पड़ेगा। अब इससे सभी से गुना कर दीजिएगा तो ये 144 ए क्यू हो जाएगा और बी क्यू हो जाएगा और ये सी क्यू हो जाएगा। इस तरह से ये कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 6AQBC²। 6AQBC² है, किसी में क्या नहीं है, तो इसलिए आपका रिजल्ट उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई फॉर एक्सेलेंट। चलिए आगे चलते हैं। एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1600 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 1200 रुपये। दो वयस्कों के साथ एक बच्चे निःशुल्क जा सकता है। यदि समूह में 23 वयस्क हैं और 10 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी? चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या कहता है, दो वयस्क के साथ दो वयस्क अगर जाएगा तो एक जो है बच्चा क्या है हमारा फ्री जाएगा, है ना, इसका टिकट नहीं लगेगा। तो हमारे पास टोटल 10 वयस्क है और 23 वयस्क है और 10 बच्चे हैं, तो 23 वयस्क है यानी कि बड़ा आदमी है और 10 बच्चा है, तो 10 बच्चा को हमको फ्री ले जाने के लिए कितना वयस्क की आवश्यकता होगी, 10 दूना 20 वयस्क। लेकिन हमारे पास 23 वयस्क है तो ऑलरेडी हम जो है 10 बच्चा को फ्री ले जा सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि 10 बच्चा फ्री ले जा सकते हैं चूंकि 23 वयस्क है हमारे पास। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमको लगेगा क्या, तो 23 वयस्क का जो टिकट हमारे पास लगेगा, तो 23 वयस्क का टिकट कटाएंगे तो वयस्क का टिकट कितना है, 1200 रुपये है। एक वयस्क के टिकट का 1600 रुपया है, ठीक है। ये हमारा 23 वयस्क का टिकट हो जाएगा और निःशुल्क नहीं ले जाते तो फिर जो है जोड़ 10 बच्चे का टिकट जो है 1200 रुपया एक का है, तो टोटल हमको लगता इतना। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 0 के 0, 16 48 के 8, बाकी में 4 और 16 दूना 32 और 4 36,
36,800 प्लस 12,000, तो 36,800 जोड़ 12,000, इसका मतलब हो गया 0 के 0 और 8 के 8, ठीक है, और 6 2 8 के 8, 3 1 4, 48,800 रुपये हमको लगना था, है ना। लेकिन हम लोग को लगेगा कितना, तो लगेगा जो है सभी बैच का जो है नहीं लगेगा टिकट, आखिर लगेगा कितना हम लोग को 36,800 लगना था इतना, लेकिन लगेगा हमको क्या इतना 36,800 इतने ही लगेगा। 23 बैच का जो है हमारा कितना हो जाएगा, 23 बैच का जो है टिकट ही सिर्फ लगना है 16,100 करके, तो ये हमको लगेगा 36,800, अर्थात हमारे पास 0 0, 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 12,000। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये 12,000, ठीक है, ये चूंकि हम दिखाने के लिए आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो 12,000 हमको नहीं लगना है, लगना है टिकट इतना 36,800। चलिए अब देखते हैं आगे, ये प्रक्रिया तो हम खाली दिखाने के लिए किए, बाकी चलिए अब हमको छूट कितना मिल रहा है, 12,000, 12,000 छूट मिलेगा कितने पे, 48,800। मूल राशि जो देना था इतना, लेकिन 48,800, लेकिन हमने दिया कितना 36,800, तो इस तरह से 48,800 पर छूट कितना मिला हमको 12,000। और चूंकि प्रतिशत छूट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी, यानी ऑप्शन सभी आपका प्रतिशत में, तो प्रतिशत छूट का मतलब 100 से गुना, तो 2 जीरो काट दीजिए, 12 चौक 8 छक 48, 8 एकम 8 और 8 से कटेगा 15 20 से, ठीक है, यानी 1500 बटे 61, ये क्या होगा, तो अब इसमें भाग देना पड़ेगा आपको, 6 से भाग दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 दूना 12 यानी 6 तिया 18, यानी कि 24.59 लगभग आ जाएगा आपका, ये भाग दे करके आप लोग देख लीजिएगा, 24.59%, अर्थात ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है, यदि 75% अंग्रेजी तथा 45% हिंदी पढ़ते, तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए ये क्या है, हमारा इंग्लिश पढ़ने वाला है और ये हमारा हिंदी पढ़ने वाला, तो इंग्लिश पढ़ने वाला कितना है, 75% है, ठीक है, और हिंदी पढ़ने वाला क्या है हमारा 45% है। अब देखिए, तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश यहाँ पूछ रहा है क्या, दोनों पढ़ने वाला, यानी हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश का मतलब हो गया कि इसमें जो रहेगा ये दोनों पढ़ने वाला ये होगा, और ये क्या है, इंग्लिश पढ़ने वाला है या ये हिंदी पढ़ने वाला है, ठीक है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ने वाला, यानी कि ये दोनों घेरा में के बीच में ये रहेगा, यही चीज़ आपको निकालने के लिए बोल रहा है व्हाट। तो इंटरसेक्शन यूनियन पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो पहले सबसे पहले हिंदी और हिंदी या इंग्लिश पढ़ने वाला क्या है, हम ये निकालते हैं। तो 75 प्लस 45 बराबर 120% हो जाएगा, ठीक है। तो 120%, तो 120 में से 100% निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 20%। यही 20% ऐसा विद्यार्थी है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ता है, ठीक है। तो 20% पढ़ता है हिंदी और इंग्लिश, तो 20% का मतलब 100 में 20 पढ़ता है, तो 600 में कितना पड़ेगा, यानी 20 छक 20 से 120 विद्यार्थी जो है हमारा हिंदी और इंग्लिश पढ़ेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। ये अब जो है अगला पे चलते हैं हम लोग। नमक की कीमत में 15% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति को ₹272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है, ठीक है। तो ये हम आप लोग को बता चुके हैं कि 8% की कमी या वृद्धि के कारण कोई भी गृहिणी x रुपये में y kg कम या अधिक खरीदता हो तो क्या होता है फॉर्मूला, XR बटे y गुने 100, ये जो हमारा घटा हुआ या बढ़ा हुआ कीमत निकल जाएगा, ठीक है। और पुराना कीमत खोजेगा तो 100 प्लस माइनस R, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो x का मान है क्या, x रुपये में y kg, तो x रुपये में यानी कि x का मान 272 रुपये में, और कमी कितना है R%, तो यानी 15%, और जो है कितना अधिक खरीदता है y kg अधिक, तो 2 किलोग्राम अधिक गुने 100 कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12। अब साफ करता है तो काट दीजिए, चलिए एक बार काट देते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा चलिए, 5 दूना 10, 5 20 100, 5 तिया 15। अब कटेगा, 2 से काट देते एक बार और, 2 दहें 20, 2 छक 12, 1
हो जाएगा और 2 अठी 16। अब 3 से गुना कर दिए, 3 अठी 24 के 4 और 3 छक्का 18 2 20 बटे 10 अर्थात 20 रुपये 40 पैसे जो है उसका जो है घटा हुआ कीमत क्या हो गया 20 रुपये 40 पैसे, यानी कि 20 रुपये 40 पैसे। ऑप्शन नंबर डी